एवरीवन, आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट लॉ जो कि इलेक्ट्रिकल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको समझेंगे, जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। ये बहुत फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल में अगर स्टार्ट हम जब करते हैं इलेक्ट्रिकल टॉपिक, तो हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। इससे इसका एक्सपेरिमेंट आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे लैब में। जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो क्या चीजें हमें ध्यान रखना है और कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं और कैसे इसका वेरिफिकेशन करते हैं। इसका एम क्या कहता है? टू वेरीफाई किरचॉफ करंट लॉ। इसको केसीएल भी कहते हैं। अपैरेटस देखते हैं। इसके अपैरेटस में एमीटर है जो कि 0 to 5 एम्पियर का रेंज का है एंड टाइप उसका एमसी है। एमसी स्टैंड्स फॉर मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल क्या होता है? जो कि डीसी सप्लाई में यूज होता है। ये डीसी सप्लाई में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। जब हम डीसी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो हमारा टाइप क्या होता है? चाहे वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, वो एमसी टाइप का होता है। और इसकी क्वांटिटी टू, ये दो एमीटर्स रहेंगे जिनकी रेंज ये रहेगी 0 to 5 एम्पियर। सिमिलरली एमीटर एक और होगा जो 10 एम्पियर का होगा और वो भी मूविंग कॉइल होगा और उसकी क्वांटिटी 1 रहेगी, मतलब वो एक रहेगा। थर्ड क्या है? रियोस्टेट। रियोस्टेट जो हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 290 ओम्स, 1.8 एम्पियर्स और इसकी क्वांटिटी 3 है। फोर्थ है कनेक्टिंग वायर्स। फिफ्थ है सप्लाई जो कि डीसी है और उसकी रेंज कितनी है? 220 वोल्ट। अब हम थ्योरी देखते हैं। Kirchhoff current law states that the algebraic sum of branch currents flowing into and out of a node is equal to zero. This is an outcome of the principle of conservation of electric charge. जो केसीएल है वो हमारे चार्ज के कंजर्वेशन पे, इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पे ये फॉलो करता है। और इसको क्या स्टेट करते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच करेंट्स। सपोज आप ये एक आपकी नोड है, ठीक है, और ये आपकी ब्रांचेस है। ये अलग अलग आपकी ब्रांचेस है, ठीक है। इस ब्रांच से ये वाली करंट आपकी I1 है, ये आपकी I2 है, ये आपकी जो ब्रांच है इससे आपकी I3 है, ये I3 है एंड दिस इज I4, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पे कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इस अकॉर्डिंग टू केसीएल, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट क्या हो गई हमारी? I1, ठीक है, I1 हो गई और I2 हो गई, ठीक है। सिमिलरली हमारी आउटगोइंग करंट कितनी होगी? I3 प्लस I4, ठीक है। तो ये हमारा केसीएल, हमारा ये केसीएल ये स्टेट करेगा कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सिमिलरली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एन फ्रॉम एन जो होगा वो 1 से लेके 4 तक रहेगा। और जो अगर हम कन्वेंशन ये मान लें कि ये जो एरो है, एरो इन जो अंदर की तरफ जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव हो गया और आउटगोइंग जो है वो नेगेटिव हो गया है। ये हम अगर कन्वेंशन इस तरह से मान ले तो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा? I1 जो कि अंदर की तरफ है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली I2 भी पॉजिटिव है, वो भी अंदर की तरफ है। और I3 और I4 बाहर जा रहा है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। -I3 -I4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा, और ये सेम चीज देखोगे, अगर आप जीरो के उस तरफ आप I3 और I4 को ले जाओगे तो यही चीज आ जाएगी। तो यही स्टेट कर रहा है हम, और यही हमें बता रहा है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका सर्किट डायग्राम। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, जैसे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ये किसको क्या कहते हैं। इसमें ये जो है, ये हमारा वो है डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं जो कि 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक है। ये हमारी स्विच है जिसको हम कहते हैं डीपीएसटी स्विच। डीपीएसटी क्या होता है? डबल पोल
सिंगल थ्रो स्विच। ठीक है, आपने अपने लैब में देखा होगा कि कुछ इस आकार की स्विचेस रहती है। ठीक है, तो ये इसको हमें ऊपर करना रहता है। जब हम इसको ऊपर करके प्रेस करते हैं तब, और नीचे से स्विच ऑन करते हैं, तब जाके हमारा सर्किट में सप्लाई, जो कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं, वो उस वहां से करंट फ्लो होनी स्टार्ट होती है, और तब हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, तब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। तो ये हमारी स्विच हो गई। दिस इज कॉल्ड फ्यूज। ये हमारी फ्यूज हो गई, जो कि ऊपर और नीचे दोनों सेम है। फ्यूज क्यों यूज करते हैं? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट। जब ज्यादा करंट आ जाती है, उसके लिए हम फ्यूज यूज करते हैं। या मान लीजिए अब यहाँ बहुत हाई करंट है, ठीक है, फ्यूज, तो फ्यूज ब्लो हो जाएगा, लेकिन हमारा सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा डैमेज से, मतलब सुरक्षित हो जाएगा, उसका कोई डैमेज नहीं होगा। ये फ्यूज भले उड़ जाएगा, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो सर्किट है वो सुरक्षित रहेगा। ये हमारे तीन रियोस्टेट हो गए, R1, R2 और R3, जिसकी वैल्यू हमने पहले बता चुके हैं, जो कि 290 ओम, 1.8 एम्पियर की है, 1.8 एम्पियर। ठीक है, ये तीनों की सेम यही वैल्यू है। फिर ये हमारे तीन एमीटर्स हो गए, ये हमारा एमीटर 1 हो गया, ये हमारा एमीटर 2 हो गया, ये हमारा एमीटर 3 हो गया। पहला एमीटर की क्या रेंज है? 0 से 10 एम्पियर, और वो भी एमसी टाइप का है। बाकी दो एमीटर्स की रेंज है 0 to 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर, जो कि एमसी टाइप का है। और ये हमारा सर्किट इस तरह से कनेक्शन किए करना है। यहाँ पे हमारी ये कॉमन नोड हो जाएगी। जब हम सर्किट को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो जो करंट फ्लो होगी वो ऐसी होगी। यहाँ से I1 करंट जाएगी, और इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस से करंट डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जब पैरेलल में आपने पढ़ा होगा अपने थ्योरी क्लासेस में, करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये जो करंट है, जैसे मान लीजिए ये करंट आपकी 5 एम्पियर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ जो करंट डिवाइड होगी, अगर ये रेसिस्टेंस सेम है, तो इक्वल डिवीजन होगा। आपने इस फॉर्मूले में पढ़ा होगा कि करंट डिवीजन रूल कैसे होता है। ठीक है, जैसे आपको I2 निकालना है, I2, तो वो क्या होगा? टोटल करंट जो कि हमारा I1 है, इंटू, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, इंटू R3, जो पैरेलल ब्रांच का रेसिस्टेंस है वो आएगा पहले। डिवाइड में क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा, प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो जो ये करंट रहेगी इसको डिवाइड कर देगा इक्वली, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी आपकी 2.5 एम्पियर, 2.5 एम एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली I3 भी आपकी I3 भी 2.5 एम्पियर आएगी। ये कब होगा? जब दोनों रियोस्टेट सेम होंगे, तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसमें हमने लिया ही है सेम, ये तीनों रियोस्टेट की वैल्यू सेम है, 290, 1.8, तो जो करंट आएगी वो इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम इसका, ये रियोस्टेट को समझ लेते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। ये रियोस्टेट आपको ऐसे लैब्स में ऐसे दिखेगा, जो आपको परफॉर्म करना रहेगा, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कहाँ कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो आप जब कनेक्शंस करो, इधर हम समझ लेते हैं, जब भी आप कनेक्शंस करो ना, आप इसका पोलैरिटी मार्क कर लो। जैसे कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये हमारा क्या होगा? एक सेकंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और जो नेगेटिव है दोनों का, वो हमारा सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो जब भी आप कनेक्शन करो, आप पहले सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओ, और उसमें आप पोलैरिटी मार्क करो, और उसके बाद ही आप कनेक्शंस करो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि रियोस्टेट को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ जाते हैं,
हाँ, ये रियोस्टेट हो गया। अब इसमें आप कैसे समझोगे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? सपोज आपका जैसे वायर आ रहा है, कनेक्टिंग वायर, वो आपने इधर कनेक्ट किया, इसको रोल करके आपने यहाँ से कनेक्ट किया है। ये आपने यहाँ, और एक आपने यहाँ से कनेक्ट किया है, इसको आपको रोल करना है, ट्विस्ट करके रोल करके आपको ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे आपने एक वायर इधर कनेक्ट किया, एक इधर किया है। अब क्या करोगे? आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट आपका, ये जो है जहां से आपने वायर दिया है, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव होगा। तो करंट कैसे फ्लो होगा? यहाँ से सब, यहाँ से आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट आपकी यहाँ से आ रही है, ये आपकी आई करंट मान लीजिए, ये आई करंट है। तो ये कहाँ से, कैसे फ्लो करेगा? ये ऊपर से फ्लो होता हुआ जाएगा, ठीक है। अभी स्लाइडर की पोजीशन बीच में है, तो स्लाइडर की पोजीशन बीच में है। अब जो पोजीशन रहती है स्लाइडर की, वो डिटरमाइन करेगी कितना रेसिस्टेंस हम ले रहे हैं। जैसे बीच में है तो कितना रेसिस्टेंस यूज करेगा, ये कैसे मानेंगे? ये देखिए, ये ऐसे जाएगी, फिर ये पूरा, ये जो रेसिस्टेंस है, इतना पूरा पार्ट है, यहाँ से करंट फ्लो करेगी। ये जो है, यहाँ से आपका पूरा करंट फ्लो करेगी। ये सर्कल करके क्यों दिखाए? ये कॉइल से आपकी, ये कॉइल से, ठीक है। ये जो हमारा रियोस्टेट बना रहता है, ये काय का बना रहता है? नाइक्रोम वायर का, नाइक्रोम का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगी, और फिर उसके बाद करंट कैसे जाएगी? यहाँ से वापस जाएगी। तो ये इतना पार्ट ऑफ रेसिस इतना इतना रेसिस्टेंस यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये, अगर आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस में यूज करना है तो स्लाइडर की पोजीशन इधर आनी चाहिए। अगर ये स्लाइडर की पोजीशन इधर आएगी तब क्या करंट होगा आपका? तब आपका करंट, एक सेकेंड, आपका तब करंट होगा, अगर सपोज आपका यहाँ पे रियोस्टेट है, तो ये पूरा मैक्सिमम रेसिस्टेंस यूज होगा। मतलब ये जो स्लाइडर है, इसके हमें, ये आपके तरह आप देख रहे होगे, आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड से जो इतना रेसिस्टेंस है, अगर आप सीधे में देखो, तो ये लेफ्ट साइड से जितना रेसिस्टेंस है आपको उतना कैलकुलेट करना है। तो अगर ये यहाँ होता, इस पोजीशन पे होता, तो ये पूरा रेसिस्टेंस आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस पे होता, ठीक है। तो ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, ठीक है। वैसे ही रहेगा। अगर आपको इनिशियली हम रेसिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं, हाई क्यों रखते हैं? क्योंकि करंट हमें कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। क्यों ज्यादा नहीं चाहिए? क्योंकि करंट अगर ज्यादा होगा तो हमारा जो सर्किट है, वो मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी और उससे डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमें रेसिस्टेंस हमेशा हाई रखनी चाहिए, ठीक है। और हाई रखते फिर हमें स्लाइड करते करते उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा करंट चेंज होगा, ठीक है। करंट हमारा, जैसे रेसिस्टेंस पहले हाई होता है तो करंट बहुत कम होता है, जैसे जैसे हम उसको कम करते जाते हैं, सपोज रेसिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं, तो करंट जो है हमारी हाई होती जाती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रियोस्टेट का। अब ऑब्जर्वेशन टेबल क्या रहेगा? ऑब्जर्वेशन टेबल ये ऐसे हमारा रहेगा, जिसमें हमें I1 की वैल्यू, I2, I3 की वैल्यू हमें नोट डाउन करनी है। फिर हमें एरर निकालना है, जो कि होगा I1 माइनस I2 प्लस I3। स्वाभाविक है कि ये जो I1 है, ये ज्यादा ही होगा I2 से, क्योंकि ये जो एमीटर है, इसकी रेंज आप देख रहे हैं 0 से 10 एम्पियर, और बाकी दोनों की रेंज है 0 to 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर। और इनिशियली हम स्विच जब ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट ज्यादा है, बाद में जब वो डिवाइड हो रही है तो वो कम हो रही है, पैरेलल ब्रांचेस में जब वो डिवाइड हो रही है, हाँ, तो कम हो रही है। तो आपका I1, I2 और I3 की वैल्यू आप नोट करोगे, तो आपको फिर उसको कैलकुलेट करके फिर आपको ये एरर निकालना है। एंड उसके बाद आपको परसेंट एरर निकालना है, जो कि आपका क्या होगा? I1 माइनस I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाय I1 इंटू 100, ठीक है।
ये जो आएगा परसेंट एरर, वो आपका कम होना चाहिए। मतलब आपका जितना कम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। और जितना आप सपोज आपने 4-5 रीडिंग्स ली, 4-5 रीडिंग्स का आपको एवरेज निकालना है। तो जितनी रीडिंग्स होंगी, सपोज आपका एरर 1 है, ये IE1 परसेंट एरर, ठीक है, ये परसेंट एरर 1 है, प्लस परसेंट एरर 2 है, ठीक है, प्लस परसेंट एरर 3 है। आपने 3 रीडिंग्स ली, ठीक है, उसका आपको मीन निकालना है। वो जो वैल्यू आएगी, सपोज आपकी आई 5.2%, ठीक है, तो ये आपकी जितनी वैल्यू आएगी, वो आपका, तब आपका केसीएल वेरीफाई होगा। क्यों? जब आपका 10% से कम आनी चाहिए जो भी वैल्यू आई। ये तो एग्जांपल ले लिया 5.2, आपकी कोई भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 7% आ सकती है, 6.3% आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो ये जो वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए 10% से, देन ओनली आपका केसीएल वेरीफाई होगा। तब आपका मतलब जितना कम एरर आएगा उतना हमारा जो केसीएल है वो मतलब सर्किट हमारा सही है। और वो हमारा केसीएल को मतलब जो हमारा एम है, और हमारा हम जो चाह रहे हैं, जैसे ये हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हमारा सही है। मतलब I1 जो है, इनकमिंग करंट इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। वो जितना करंट अंदर आ रहा है उतना करंट बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा केसीएल वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे।